नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं प्रकाश भारती जी द्वारा लिखा गया एक और मजेदार उपन्यास, असली मुजरिम। असली मुजरिम। सड़क पार करके करीब आधा घंटा तक गली के सिरे पर खड़ा रहने के बाद ही वह दिन दहाड़े भीतर दाखिल होने का हौसला जुटा पाया। वह हौसलामंद था, लेकिन इस वक्त एहतियात की जरूरत ज्यादा थी। इसलिए मुख्य द्वार की बजाय पिछले दरवाजे से इमारत में प्रवेश करके एक बार में दो दो सीढ़ियां चढ़ता हुआ वह जल्दी ही तीसरे खंड पर जा पहुंचा। लैंडिंग में दूसरे फ्लैट के बाहर खड़ा होकर उसने आहट लेने की कोशिश की। फिर सोचा, रोजाना 24 घंटों के लिए किसी को अंदर छोड़कर उसका इंतजार वे लोग नहीं कर सकते थे, 25,000 रुपयों के लिए भी नहीं। उसने जेब से चाबी निकाल कर ताला खोला और भीतर दाखिल हो गया। दरवाजा पुनः बंद करके उसने सोचा, हालांकि ऐसा करना अपने आप में समझदारी नहीं थी, लेकिन यह तरीका कामयाब रहा था। वे लोग उसे हर जगह ढूंढ रहे हो सकते थे, लेकिन शहर में उसके अपने ही फ्लैट में देखने का ख्याल भी उन्हें नहीं आना था। उसने चारों ओर निगाहें दौड़ाई। यही स्थान था जहां से ठीक 29 रोज पहले उसने शुरुआत की थी। फ्लैट में सब कुछ वैसा ही नजर आ रहा था जैसा कि वह छोड़कर गया था। यहाँ तक कि किचन में सिंक के नीचे विस्की की बोतल भी वैसी ही रखी थी। बोतल पर कागज भी उसी तरह लिपटा हुआ था जिस पर उसने लिखा था, इस बोतल में अभी 5 इंच विस्की है। अगर वापस लौटने पर मुझे जरा सी भी कम मिली तो मैं पुलिस को रिपोर्ट कर दूंगा। यह उसने अपनी गैर मौजूदगी में वहां आने वाले किसी भी पुलिसमैन के लिए मजाक के तौर पर लिखा था। हालांकि इस किस्म के मजाक से भी पुलिस विभाग के उसके प्रति रुख में नरमी नहीं आनी थी। सत्य घटना मैगजीन में छपे अपने आर्टिकल से वह पहले ही उन लोगों को बुरी तरह नाराज कर चुका था। उसने ड्रिंक बनाया और ड्राइंग रूम में बैठकर सोचने लगा, अगले 24 घंटों में उसे क्या करना होगा और फिर 24 घंटे खत्म होने पर मिलने वाली रकम किस तरह खर्च करेगा। वह इस बात से पूरी तरह बेखबर था कि इन्हीं 24 घंटों में उसकी जिंदगी में एक भयानक तूफान आने वाला था। 29 रोज पहले इमारत के केयरटेकर को दी गई हिदायत के मुताबिक उसकी गैर मौजूदगी में आई डाक नीचे लेटर बॉक्स से निकालकर यहाँ मेज पर रख दी गई थी। उसने डाक देखनी आरंभ कर दी। उसी में मौजूद एक लिफाफे पर छपा था, दी निजामाबाद बैंक। लिफाफा उठाकर खोलते समय वह सोच रहा था, संभवतः बैंक ने उसे 5,000 रुपए की उस रकम को वापस लौटाने के बारे में लिखा होगा जो कि असाइनमेंट पर जाने से पहले उसने बतौर कर्ज ली थी। लेकिन लिफाफे से निकले कागज ने उसे चकरा दिया। वो कागज असल में एक स्टेटमेंट थी। संक्षेप में उसका आशय था, दी निजामाबाद बैंक। निजामाबाद ने चेक द्वारा उसे 3,200 रुपए की पेमेंट की थी, दिसंबर के अंतिम 2 सप्ताह के वेतन के रूप में, और उसकी हिदायत के मुताबिक वेतन की वो चेक पंजाब नेशनल बैंक की रेलवे रोड ब्रांच में उसके सेविंग अकाउंट में जमा करा दी गई थी। उस रोज जनवरी की 14 तारीख थी और उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी भी बैंक में काम नहीं किया था। उसने पुनः चेक किया। स्टेटमेंट पर दिया नाम तो उसका अपना ही था, मगर पता उसका नहीं था। लिफाफे पर भी नाम पता वो वही टाइप किए हुए थे, लेकिन मकान नंबर और स्ट्रीट के नाम वाले हिस्से को पेंसिल द्वारा गोलाई में बंद करके किसी ने लिख दिया था, नॉट हियर। फिर स्याही से उसका अपना एड्रेस लिख दिया गया था। मोटे तौर पर इसका मतलब था, इसी शहर में उसके नाम वाला कोई और आदमी भी था जिसका लेटर गलती से उसके पास भेज दिया गया था। लेकिन वह इसे संयोग या गलती मानने के लिए कतई तैयार नहीं था, क्योंकि लेटर में न सिर्फ उसके अपने बैंक का नाम बल्कि अकाउंट का नंबर भी बिल्कुल सही लिखे थे, जिसमें कि उसके नाम इशू किया गया कथित वेतन का चेक जमा कराया गया था। लेटर को ताकता वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या चक्कर था। अंत में वह सोचने पर मजबूर हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं था कि पिछले 29 दिनों तक वह वास्तव में एमनीसिया, याददाश्त गुम हो जाने की बीमारी का शिकार हो गया था और उस दौरान निजामाबाद बैंक में ही काम करता रहा था। लेकिन उसने फौरन ही इस विचार को दिमाग से निकाल दिया। वह यकीनी तौर पर जानता था कि उसका यह विचार बिल्कुल बेबुनियाद था। यह सही था कि पिछले 29 रोज का अरसा बड़े ही अजीब ढंग से गुजरा था, मगर साथ ही यह भी उतना ही सही था कि उस अरसे में उसने बैंक में तो क्या कहीं भी कोई काम नहीं किया था
और कहीं काम न करने की वजह थी उस स्टंट को कामयाबी के साथ अंजाम देना। इस सिलसिले की शुरुआत सत्य घटना में पुलिस करप्शन पर छपे उसके आर्टिकल के बाद हुई थी। उस आर्टिकल के लिए उसे कई महीनों तक धक्के खाने पड़े थे, खोजबीन में कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। तब कहीं जाकर वह शहर की अन्य कई हस्तियों समेत सबसे बड़े राजनीतिबाज और मेयर और एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश कर सका था। उस दौरान अक्सर उसकी मुलाकात सरदार हरनाम सिंह सोडी से हुआ करती थी। सोडी ने पुलिस विभाग में अपनी नौकरी के 15 वर्षों में से 13 वर्ष मिसिंग पर्सन ब्यूरो में गुजारे थे। डिलाइट बार में विस्की की चुस्कियों के बीच सोडी अपने उसी 13 साल के अनुभव के किस्से सुनाया करता था, गुमशुदा लोगों को तलाश करने के। पुलिस के रिकॉर्ड में सोडी के कथनानुसार अप्रत्यक्ष कारणों से गायब हुए अधिकांश व्यक्तियों को एमनीसिया पीड़ित दर्ज कर दिया जाता था, जबकि व्यक्तिगत रूप से सोडी का मत था, मोटे तौर पर कोई भी व्यक्ति तब तक गायब नहीं हो सकता जब तक कि वह खुद को गायब करना न चाहे। यानी जितनी जोर शोर से गुमशुदा आदमी को तलाश करने की कोशिश की जाती है, उतनी ही कोशिश वह आदमी खुद को छुपाए रखने की करता है। सोडी की इस दिलचस्प कसौटी से प्रभावित होने के बाद ही उस स्टंट का आइडिया उसके दिमाग में आया था। इसलिए पुलिस करप्शन पर अपना आर्टिकल खत्म करने के बाद जब वह किसी नए विषय की तलाश में था, तो उसने कई पत्र पत्रिकाओं के संपादकों से गुमशुदा व्यक्तियों पर एक्सक्लूसिव आर्टिकल के बारे में बातें की थी, लेकिन किसी ने भी उसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। जब वह इस आइडिया को ड्रॉप करने वाला था, तभी एक अनोखा आइडिया उसे आया और प्रतिष्ठित साप्ताहिक पत्रिका वीकली रिपोर्ट ने उसमें न सिर्फ दिलचस्पी ही ली, बल्कि पूरी संजीदगी के साथ उसमें सहयोग करने को तैयार हो गया था। आइडिया सीधा सा था, वह खुद एमनीसिया का शिकार होगा, सोडी की किस्म के एमनीसिया का शिकार, यानी एक ऐसा आदमी जो गुम नहीं हुआ था लेकिन गुम होने की कोशिश कर रहा था। योजना इस प्रकार थी, वह 30 रोज तक गुम रहेगा। वीकली रिपोर्ट उसके फोटो और हुलिये समेत देश भर के सभी पुलिस स्टेशनों में सर्कुलर भेजकर उसे तलाश करने की रिक्वेस्ट करेगा। तब यह देखा जाएगा कि क्या वह पूरे 30 रोज तक उनके हाथ पड़ने से बचा रह सकता था या नहीं। लगभग फौरन ही योजना पिटती सी नजर आने लगी, क्योंकि पुलिस विभागों के पास पहले ही अपनी काफी सिरदर्दियां थी। इसलिए किसी नकली गुमशुदा को तलाशने में वक्त बर्बाद करके एक मैगजीन के पब्लिसिटी स्टंट में शामिल होने में कोई रुचि उन्होंने नहीं दिखाई। तब एजेंट के तौर पर उसकी मदद करने वाली अनीता पुरी ने इस योजना से संबंधित एक कारगर आइडिया वीकली रिपोर्ट को सुझाया और वीकली रिपोर्ट ने देश भर में विज्ञापनों के जरिए से इनामों की घोषणा कर दी। जहां उसे पकड़ा जाएगा, वहां की पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन को 25,000 रुपए की राशि बतौर डोनेशन दी जाएगी और पकड़ने वाले पुलिस ऑफिसर को 5,000 रुपए का नगद इनाम एक प्रशासित पत्र सहित दिया जाएगा और आम जनता का कोई आदमी उसे पकड़ेगा या पकड़वाएगा तो 2,000 रुपए पाने का हकदार होगा। इसके विपरीत अगर वह 30 रोज तक पकड़ा नहीं गया और खुद को गुम रखने में पूरी तरह कामयाब हो गया, तो तीनों इनामों की कुल राशि यानी 32,000 रुपए उसे ही दिए जाएंगे और इस गुमशुदगी के दौरान अपने अनुभवों के आधार पर जो आर्टिकल वह लिखेगा उसका मेहनताना अलग से दिया जाएगा। इनामों की घोषणा के बावजूद सभी पुलिस विभागों ने तो इसमें शामिल होने की सहमति नहीं दी, लेकिन कई बड़े शहरों समेत जितने स्थानों से भी सहमति दी गई, वो इस स्टंट को असली जामा पहनाने के लिए काफी था। वीकली रिपोर्ट ने खुद उसके लिए भी कुछ नियम निर्धारित किए थे। वह सिर्फ उन्हीं स्थानों पर जा सकता था जहां के पुलिस विभागों ने सहमति दी थी, और जब उन स्थानों में रहेगा तो अपने किसी स्थानीय परिचित के पास न तो छुपेगा और न ही उससे कांटेक्ट करेगा। 3 रोज से ज्यादा किसी एक शहर या कस्बे में नहीं रुकेगा, एक ही स्थान पर दोबारा नहीं जाएगा वगैरह। इस तरह 30 रोज तक उसने खुद को पूरी तरह गायब रखना था। ठीक 29 दिन पहले उसने यह स्टंट शुरू किया था। पिछली रात वापस निजामाबाद लौटा था और रात एक बड़े ही घटिया किस्म के रैन बसेरा में गुजारी थी। पूरी किफायत से खर्चा करता रहने के बावजूद तब तक उसके पास सिर्फ 20 रुपए बचे थे, जो सुबह उठते ही रैन बसेरा के मालिक की भेंट चढ़ गए थे। वह चाहता तो शेष 24 घंटे भी उसी स्थान पर गुजार सकता था,
लेकिन हरनाम सिंह सोडी ने पहले ही उसे सचेत कर दिया था कि असामाजिक तत्वों और संदिग्ध अपराधियों की तलाश में पुलिस अक्सर इस किस्म के स्थानों को चेक करती रहती है। इसलिए कामयाबी के एकदम पास पहुंच चुकने के बाद उसने रिस्क लेना मुनासिब नहीं समझा और उस स्थान को छोड़ दिया। उसके पास पैसा नहीं था और कल तक का वक्त यह खाली जेब भी आसानी से गुजार सकता था, लेकिन उसे काफी हद तक यकीन था कि उसके फ्लैट को वॉश नहीं किया जा रहा होगा। साथ ही उसे यह बात भी अपने आप में बेहद रोमांचक लगी कि अपनी गुमशुदगी का आखिरी दिन उसने अपने ही फ्लैट में गुजारा था। इसलिए हर मुमकिन एहतियात बरतता हुआ वह अपने फ्लैट में आ पहुंचा था। यहाँ आते ही जिस चीज से उसका सामना हुआ वो 3200 रुपए की स्टेटमेंट थी, उस बैंक की जहां वह जिंदगी में सिर्फ एक ही बार गया था, 6 हफ्ते पहले, जब उसने अपने इस 30 रोज के ट्रिप पर खर्चा करने के लिए 5000 रुपए का लोन लिया था। स्टेटमेंट के कागज को किसी मूर्ख की भांति ताकते हुए उसके मन में यह जानने की इच्छा जोर पकड़ती जा रही थी कि यह चक्कर क्या है। अपनी इस इच्छा पर वह 24 घंटों के लिए काबू पा सकता था, लेकिन उसका अनुमान था कि बैंक का कोई भी व्यक्ति उसे पकड़वाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने एक प्रकार से उस पर 5000 रुपए इन्वेस्ट किए हुए थे और वीकली रिपोर्ट द्वारा निर्धारित नियमों के मुताबिक उसे पकड़वाने वाले किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसका परिचित था या किसी भी रूप में उससे संबंधित था, कोई इनाम नहीं दिया जाना था। ज्यादा सोच विचार में पड़े बगैर उसने कपड़े बदले, अपनी कुल जमा पूंजी 1000 रुपए अलमारी से निकालकर पर्स में रखी, बैंक स्टेटमेंट जेब में डाला और फ्लैट लॉक करके पिछले रास्ते से इमारत से बाहर आ गया। सड़क पर गुजरते लोगों की निगाहों से अपने चेहरे को रुमाल की सहायता से छुपाने की कोशिश करता हुआ वह तेजी से चल दिया। कॉर्नर पर पहुंचते ही उसे खाली टैक्सी मिल गई। उसमें सवार होकर वह बैंक की ओर रवाना हो गया। 6 हफ्ते पहले जब वह निजामाबाद बैंक गया था, वह सोच रहा था, तब एजेंट के तौर पर फ्रीलांस राइटर के उसके धंधे में मदद करने वाली अनीता पुरी ने उसे वहां भेजा था। अनीता ने बताया था कि बैंक का असिस्टेंट मैनेजर बहुत ही नेक दिल इंसान था। कलाकारों, लेखकों वगैरह को वह पसंद करता था और उसे ऐसे लोगों को बिना गारंटी के लोन देने का रिस्क भी कभी-कभी ले लिया करता था। वह खुद भी इस शहर में अजनबी तो नहीं था, लेकिन कोई ज्यादा जान पहचान भी उसकी नहीं थी। अनीता बहुत लोगों को जानती थी। बैंक में लोन देने वाला भी उसी का परिचित था। जब वह लोन लेने बैंक में गया तो अनीता ने पहले ही फोन करके उसका रास्ता साफ कर दिया था। हालांकि लोन के लिए फॉर्म भरकर देने के बाद तक भी उसे उम्मीद थी कि खाली हाथ लौटा दिया जाएगा, लेकिन लोन विभाग का इंचार्ज उसे असिस्टेंट मैनेजर से मिलाने ले गया। असिस्टेंट मैनेजर ने ध्यान से उसकी कहानी सुनी थी और तब तक जो कुछ वह करता रहा था उस सब के बारे में भी पूछा। उसने बता दिया कि वह बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में अकाउंटेंट के पद पर कार्य कर चुका था। बीएसएफ की एक पत्रिका भी निकलती थी। संयोगवश उसे उस मैगजीन के संपादन विभाग में कार्य करने का मौका मिला तो पता चला कि उसके अंदर लेखन की भी खासी प्रतिभा थी। इस तरह उस मैगजीन से भी वह जुड़ा रहा, मगर फिर सीमावर्ती प्रदेशों में ही रहने के कारण नौकरी से ऊब गया। वह सिविलियन था। नौकरी छोड़ने में कोई दिक्कत पेश नहीं आई। वह नौकरी छोड़कर यहाँ आ गया और अब फ्रीलांस राइटर था। अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर स्ट्रगल करके खुद को इस क्षेत्र में किसी हद तक स्थापित कर भी चुका था, अनीता पुरी की मदद से। जब उसने वीकली रिपोर्ट के इस असाइनमेंट के बारे में बताया तो खुद उसके मुकाबले में असिस्टेंट मैनेजर कहीं ज्यादा उत्साहित नजर आया था। पहले तो उसे यकीन ही नहीं आया कि वह ऐसा कर पाएगा। कम से कम ऐसा कोई सुराग तो पीछे जरूर छूट जाएगा जिसे फॉलो करके उस तक पहुंचा जा सकेगा। जवाब में उसने असिस्टेंट मैनेजर को पूरा यकीन दिला दिया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। उसकी बात खत्म होने पर असिस्टेंट मैनेजर मुस्कुराया और अपनी सेक्रेटरी से प्रोनोट का फॉर्म मंगा लिया। फॉर्म पर दस्तखत कराने के बाद मैनेजर ने उसे 5000 रुपए दिला दिए थे। सहसा उसका विचार प्रभार रुक गया। टैक्सी बैंक के सामने रुक चुकी थी। वह भाड़ा चुकाकर बैंक में दाखिल हुआ और लोन विभाग के इंचार्ज के सम्मुख जा पहुंचा। 6 हफ्ते पहले जिस आदमी से उसने बातें की थी, इस समय भी वह वहां मौजूद था। डेस्क पर रखी नेम प्लेट के अनुसार उसका नाम दिनेश राज गुप्ता था। मिस्टर गुप्ता, वह बोला। डेस्क के पीछे मौजूद आदमी ने
अजीब सी नजरों से उसे घूरा। यस, मेरा नाम संजय वर्मा है। 6 हफ्ते पहले मैंने यहाँ से 5,000 रुपया लोन लिया था। गुप्ता ने यूं उसे देखा मानो मिर्गी का दौरा पड़ते किसी आदमी को देख रहा था। यस, उसने पुनः कहा। संजय ने जेब से स्टेटमेंट वाला कागज निकाला। इसे देखिए, इसके मुताबिक पिछले साल दिसंबर के आखिरी 2 हफ्ते यहाँ काम करने के बदले में मुझे 3200 रुपए की पेमेंट की गई है, जबकि मैंने यहाँ कभी काम नहीं किया। आपके स्टाफ से जरूर कोई गलती हुई है। अगर यह गलती नहीं है और अगर कोई दूसरा मेरे नाम का इस्तेमाल कर रहा है तो मैं इस बारे में जानना चाहता हूँ। कौन हो तुम? गुप्ता ने पूछा। संजय ने उसे घूरा। बताया तो है कि मैं संजय वर्मा हूँ। नहीं, तुम संजय वर्मा नहीं हो। उसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। उसकी मूछें हैं जबकि तुम्हारी नहीं है। उसके बाल काफी लंबे हैं और तुम्हारे सोल्जर कट हैं। उसका चेहरा एकदम साफ है और तुम्हारे दाएं गाल पर जख्म का निशान है। मिस्टर गुप्ता, तुम्हारी याददाश्त काबिले तारीफ है। तुमने सिर्फ एक बार मुझे देखा है, फिर भी इतना सब याद है। तुम कहना क्या चाहते हो? छोड़ो इसे। संजय उसकी आंखों के सामने लेटर को हिलाते हुए बोला। इसके बारे में बताओ। मैं जानना चाहता हूँ, यह क्या चक्कर है? यह सही है कि मैं पहले जैसा नजर नहीं आ रहा हूँ, लेकिन तुमने यह कैसे सोच लिया कि मैगजीन के उस असाइनमेंट पर रहने के दौरान थोड़ा भेष मैं नहीं बदलूंगा? मैगजीन का असाइनमेंट? प्रत्यक्षता या तो वह मंझा हुआ एक्टर था या फिर बड़ी भारी उलझन में पड़ गया था, लेकिन सही पता लगाने का समय संजय के पास नहीं था। वह गुप्ता की बगल से गुजरकर आगे बढ़ा। ठहरो, गुप्ता ने प्रतिवाद किया, लेकिन संजय रुका नहीं। वह असिस्टेंट मैनेजर के ऑफिस की ओर बढ़ गया, जहां पहली दफा बैंक में उससे मुलाकात हुई थी। जो ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, एक युवती से लगभग टकरा ही गया। इंतहाई खूबसूरत उस युवती ने डिक्टेशन पैड यूं हाथ में पकड़ा हुआ था मानो वह फर के उस कीमती कोट के लिए मॉडलिंग कर रही थी जो कि उस वक्त उसके जिस्म पर था। संजय को देखते ही उसकी आंखें फैल गई और लगभग चिल्लाती सी बोली, ओह हेलो। संजय बोला, हैरान क्यों हो रही हो? एक्सक्यूज मी, उसने कहा और अपने डेस्क की ओर बढ़ गई। संजय वहीं खड़ा उसे देखता रहा। अचानक लड़की ने मुड़कर देखा और उसे वहीं खड़ा पाकर जल्दी से वापस गर्दन घुमा ली। दरवाजे पर लगी जगमोहन तनेजा की नेम प्लेट पर निगाह डालते हुए संजय ने हौले से दस्तक दी और भीतर दाखिल हो गया। शानदार डेस्क के पीछे भारी बदन का वही गंजा सा अधेड़ आदमी मौजूद था जिससे पहली मुलाकात 6 हफ्ते पहले हुई थी। उसके जिस्म पर कीमती सूट था। अपनी ऐनक के मोटे लेंसों के पीछे से वह गौर से उसी को देख रहा था। फरमाइए, वह बोला। मिस्टर तनेजा? संजय बोला, मेरा नाम संजय वर्मा है। मैं 6 हफ्ते पहले यहाँ आया था और आपने मुझे 5,000 रुपए का लोन दिलाया था। वह उठा और डेस्क के पीछे से निकलकर संजय से हाथ मिलाया। हाँ, मुझे याद है, तुम वही राइटर हो। कैसा रहा तुम्हारा मिशन? बढ़िया, संजय ने जवाब देकर पूछा। आपने मुझे पहचान लिया? आपको मुझ पे फर्क नजर नहीं आ रहा? तनेजा मुस्कुराया। आ रहा है। तुम्हारी मूछें गायब है, बाल काफी छोटे हैं और दाएं गाल पर जख्म का ताजा निशान है। इस सब के बावजूद तुम्हारा चेहरा तो वही है। तो फिर बाहर मौजूद मिस्टर गुप्ता ने मुझे क्यों नहीं पहचाना? गुप्ता बेवकूफ है। वह यूं बड़बड़ाया मानो स्वयं से ही कह रहा था। जी कुछ नहीं, वह लापरवाही से बोला। मिस्टर तनेजा, मैं यहाँ पहले सिर्फ एक बार आया हूँ, फिर भी गुप्ता को और आपको मेरा हुलिया जुबानी याद है। जान सकता हूँ क्यों? तनेजा हंसा। हमारे धंधे का अहम हिस्सा है रुपए का लेन देन, और क्योंकि आदमी के कैरेक्टर का उसके चेहरे से भी पता चलता है, इसलिए हम चेहरों का बारीकी से अध्ययन करते हैं। आपकी यह थ्योरी अपनी जगह सही हो सकती है, लेकिन मैं इसे नहीं मानता। खैर, फिलहाल इसे छोड़कर मेरी बात सुनिए। मैं आज ही वापस लौटा हूँ और यह मुझे अपनी डाक में मिला है। संजय ने लेटर उसे दे दिया। मैं इस बारे में जानना चाहता हूँ। लगता है मेरा कोई जुड़वा भाई पैदा हो गया है। तनेजा ने गौर से लेटर को देखा, फिर कहकहा लगाकर हंस पड़ा। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें इससे परेशानी हुई होगी, लेकिन इसमें फिक्र करने जैसी कोई बात नहीं है। हमारे बैंक में करीब 250 कर्मचारी हैं। जाहिर है कि उनमें से किसी एक का नाम भी संजय वर्मा है। हो सकता है, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक
रेलवे रोड के जिस सेविंग अकाउंट में चेक जमा कराया गया है वो नंबर मेरे ही अकाउंट का है। उसने किसी गावदी की भांति संजय को देखा। नामुमकिन। यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है, मैं चेक करता हूँ। तुम इंतजार कर सकते हो? जी हाँ। आप उस लड़की को अंदर क्यों नहीं भेज देते? तनेजा पुनः हंसा और कमरे से निकल गया। संजय सिगरेट सुलगाकर इंतजार करने लगा। वह गुप्ता और तनेजा द्वारा किए गए स्वागत के बारे में सोच रहा था। उनमें से एक ने उसे पहचानने से कतई इनकार कर दिया था, जबकि दूसरे ने देखते ही पहचान लिया था। उसने यह सोचते हुए कि तनेजा उसे इतनी अच्छी तरह जानता था तो उसे भी उसके बारे में जानना चाहिए। ऑफिस में चारों ओर निगाहें दौड़ाई। वहां वे ही तमाम चीजें मौजूद थी जिनकी कि किसी बैंक के असिस्टेंट मैनेजर के ऑफिस में होने की अपेक्षा की जा सकती थी। उसकी निगाहें डेस्क के उसी तरफ के कोने पर रखे कागजात के ढेर पर जम गई। फिर किसी अज्ञात भावना से प्रेरित एक आंख से दरवाजे की ओर ताकता वह उन्हें टटोलने लगा। वह खुद नहीं जानता था कि उनमें क्या ढूंढ रहा था, लेकिन जो चीज हाथ लगी उसके वहां होने की तो कल्पना भी उसने नहीं की थी। वह स्तब्ध रह गया। कागजात के बीच में शरीर के ऊपरी भाग का पोस्टकार्ड साइज का उसका अपना ही एक फोटो मौजूद था, और वो फोटो उसके उन दर्जनों फोटो में से नहीं था जो वीकली रिपोर्ट ने पुलिस विभाग को भेजे थे। अपनी उस फोटो को खुद उसने भी पहले कभी नहीं देखा था। संजय अपलक देखता रहा। शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। फोटो उसकी अपनी ही थी। उसने फोटो निकालकर अपने कोट की जेब में रख ली और कागजात को पूर्वता व्यवस्थित करके डेस्क के सम्मुख एक कुर्सी पर बैठ गया। वह उस वक्त भी अपनी फोटो की वहां मौजूदगी के बारे में ही सोच रहा था जब करीब 5 मिनट बाद तनेजा वापस लौटा। मैंने सब ठीक करा दिया है, वह मुस्कुराता हुआ बोला। दरअसल हमारे यहाँ नई आई एक टाइपिस्ट की वजह से यह गड़बड़ हो गई थी। वह तुम्हारी नाम राशि दूसरे संजय वर्मा को यह स्टेटमेंट भेजना चाहती थी, लेकिन उसके अकाउंट नंबर वाली डिटेल पर गलती से पेन की स्याही गिर गई और वो पढ़ा नहीं जा सका। उस लड़की ने डांट पड़ने की वजह से किसी को नहीं बताया और खुद ही उस संजय वर्मा की पर्सनल फाइल ढूंढने लगी। इस चक्कर में इत्तेफाक से तुम्हारी लोन एप्लीकेशन उसके हाथ पड़ गई। क्योंकि नाम एक ही था और वह थोड़ी नर्वस थी, इसलिए गलती कर बैठी और तुम्हारा अकाउंट नंबर टाइप कर दिया। इससे तुम्हें जो असुविधा हुई उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। उसने डेस्क पर पड़ा लेटर ओपनर उठा लिया और उसे उंगलियों में फंसाकर हिलाने लगा। कितनी दिलचस्प बात है कि हमारी जिंदगी में अक्सर अजीब अजीब इत्तेफाक सामने आते रहते हैं। वाकई बड़ी दिलचस्प बात है, संजय बोला। क्या वह दूसरा संजय वर्मा इस वक्त यहीं है? नहीं, वह बीमार है, आज नहीं आया। मैं कल उससे मिल सकता हूँ? जरूर, अगर वह आ गया। उसका एड्रेस क्या है? वही जो इस लेटर में दिया है। तनेजा लेटर लौटाकर दोस्ताना लहजे में बोला। तो तुम वाकई पुलिस द्वारा नहीं पकड़े गए? नहीं। कहाँ गए थे? बस यूं ही भटकता रहा। इस दौरान क्या तुमने अपने प्रकाशकों से कोई संपर्क किया था? नहीं, लेकिन अपने परिवार वालों, दोस्तों वगैरह में से किसी को तो खत तो जरूर लिखा होगा। नहीं। तनेजा अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठ गया। डेस्क पर रखे चांदी के बॉक्स से निकालकर एक सिगार सुलगा लिया। मुझे बड़ा भारी ताज्जुब हो रहा है, वह कुर्सी घुमाकर खुली खिड़की की ओर देखता हुआ बोला, कि तुम अपने इस मिशन में कामयाब हो गए, लेकिन इस पर यकीन नहीं हो रहा कि तुमने कहीं किसी किस्म का अपना कोई सुराग नहीं छोड़ा होगा। मसलन तुम होटलों में ठहरे होंगे तो वहां रजिस्टरों में दस्तखत जरूर किए होंगे, भले ही नाम कोई भी इस्तेमाल किया हो, मगर हैंडराइटिंग तो तुम्हारा अपना ही रहा होगा। नहीं, होटलों में ठहरने जाने से पहले मैं अपनी दाई बाहों को पूरी तरह पट्टियों से ढक लेता था। जब मुझे साइन करने के लिए कहा जाता तो मैं अपनी उसी बाह की ओर इशारा कर देता था। वैसे भी ज्यादातर रातें मैंने नाइट रोलर्स में गुजारी थी और वहां दस्तखत वगैरह का कोई पचड़ा नहीं होता है। तुम वाकई बहुत होशियार आदमी हो। इस मामले में सरदार हरनाम सिंह की बातें मेरे लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई थी। वह यहीं मिसिंग पर्सन्स ब्यूरो में हुआ करता था। करीब 8 हफ्ते पहले उसे रिटायरमेंट लेने पर जबरन मजबूर किया गया था। फिर भी जितने लोगों से तुम मिले और उनमें से किसी को या होटलों के स्टाफ में से किसी को तो तुम याद रह ही गए होंगे, क्योंकि छोटे बालों और गाल पर जख्म वाले तुम जैसे युवक को आसानी से याद रखा जा सकता है। संजय समझ गया
कि तनेजा उसे फूंक दे रहा था, लेकिन यह नहीं समझ सका क्यों क्यों ऐसा कर रहा था। इस क्यों का जवाब जानने के लिए उसने उसी की रौ में बहना मुनासिब समझा। होटलों में मैं विग का इस्तेमाल किया करता था और गंजा नजर आता था, वह बोला, और सड़कों, रेस्तराओं, सिनेमा हॉल वगैरह में मेरे हुलिये से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं किसी आम आदमी की तरह ही नजर आता था। पुलिस से दूर रहता था और ऐसा कुछ नहीं करता था कि किसी का ध्यान मेरी ओर आकर्षित हो। और जहां तक इस जख्म का सवाल है, यह कुछ एक रोज पहले ही लगा था। तनेजा हंसा। तुम्हारा विग का आइडिया मुझे बढ़िया लगा। उस विग को तुम्हें अपने पास ही रखना चाहिए, यादगार के तौर पर। मेरे पास ही है, फ्लैट में सूटकेस के अंदर रख छोड़ी है। ठीक किया। वैसे अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो क्या तुम एक रोज पहले ही वापस नहीं आ गए? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? अभी जब मैं इस लेटर वाले चक्कर में बाहर गया था तो तुमसे पहली मुलाकात में हुई बातचीत के दौरान बनाए अपने नोट्स भी मैंने चेक किए थे। उनके मुताबिक तुमने 15 दिसंबर से 30 रोज के लिए बाहर रहना था। उस हिसाब से तुम्हें अभी भी 24 घंटे छुपे रहने की जरूरत है। संजय ने सिर हिलाकर हामी भर दी, फिर डेस्क से उठकर अपनी जेब में रखे फोटो के बारे में सोचते हुए बोला, वक्त गुजारने के लिए मैं इस दूसरे संजय वर्मा से मिलना चाहता हूँ। उसकी कोई फोटो है उसकी फाइलों में, ताकि मैं देख सकूं कि वह देखने में कैसा लगता है। नहीं, आप अपने यहाँ काम करने वालों की फोटो नहीं रखते? रखते हैं, लेकिन यहाँ नहीं, हेड ऑफिस में। वो कहाँ है? कलकत्ता में। और ज्यादा कुरेदना बेकार था। संजय खड़ा हो गया, लेकिन तनेजा लापरवाही जाहिर करता हुआ डेस्क के कोने पर रखे उन्हीं कागजातों को टटोलना आरंभ कर चुका था। फिर जब उसने सिर ऊपर उठाया तो संजय समझ गया कि तनेजा जान गया था कि फोटो उसी के पास थी। साथ ही यह भी जाहिर हो गया कि दोनों एक दूसरे को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे खुशी है कि तुम कामयाब होकर वापस लौटे हो, तनेजा चिकने चुपड़े स्वर में बोला। उस लेटर की वजह से तुम्हें जो परेशानी हुई उसके लिए मैं एक बार फिर माफी चाहता हूँ। वह खड़ा हो गया। हालांकि तुम्हें इस तरह सलाह देने का कोई हक तो मुझे नहीं है, लेकिन मेरे विचार से तुम्हें अपने नाम राशि से मिलने जाने में वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है वह कल यहाँ काम पर जरूर आएगा, तब मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। तब तो आज मैं उससे मिलने की कोशिश नहीं करूंगा। सहयोग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उससे हाथ मिलाकर संजय बाहर आ गया। उसने देखा कोर्ट वाली लड़की टाइप करने में व्यस्त थी और गुप्ता किसी क्लाइंट से बातें कर रहा था। सब कुछ सामान्य था। संजय बैंक से बाहर आ गया। संजय लेटर में दिए गए पते पर पहुंच गया। स्लम एरिया में वो एक पुराना खस्ता हाल 3 मंजिला मकान था। दस्तक के जवाब में मैले लिबास वाली एक दबंग सी अधेड़ औरत ने दरवाजा खोलकर संदेह पूर्वक उसे घूरा। क्या बात है, आप यहाँ की मालकिन है? संजय ने मस्का लगाने वाले लहजे में पूछा। तुम क्या चाहते हो? मुझे संजय वर्मा से मिलना है। वह यहाँ नहीं रहता। मुझे बताया गया था कि आज वह यहीं मिलेगा। कहा तो है कि वह यहाँ नहीं रहता। तुम कौन हो? मैं बीमा कंपनी से आया हूँ। संजय वर्मा को कुछ पैसा देना है। पैसा? औरत की आंखें चमकने लगी। वह दरवाजे से अलग हट गई। उसने भीतर दाखिल होने के लिए कदम बढ़ाया तो उसने रोक दिया। नहीं, बाहर ही रहो। मैं अनजान लोगों को अंदर नहीं आने दिया करती। वह बाहर ही खड़ा रहा। संजय वर्मा साहब यही रहते हैं ना? नहीं, लेकिन हमारे रिकॉर्ड में तो उनका पता यही है, संजय ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर जेब से 20 रुपए का नोट निकालकर राजदाना लहजे में बोला, अगर आप उनके बारे में कोई जानकारी दे सकती हैं तो। औरत ने उसके हाथ से नोट झपट लिया। मैंने उसे कभी नहीं देखा, लेकिन यहाँ ऊपर की मंजिल पर उसका कमरा है। किराए पर? हाँ। यह कमरा उसने कब किराए पर लिया था? करीब 1.5 महीने पहले। आप यहाँ की मालकिन है ना? तुम और क्या समझ रहे हो? मेरा मतलब था, अगर आपने उसे कभी देखा नहीं तो उसने कमरा किराए पर कैसे ले लिया? कमरा उसके भाई ने किराए पर लिया था। उसके भाई का हुलिया बता सकती हो? नहीं, मैंने उसे भी कभी नहीं देखा। तो फिर आपको किराया कैसे मिला? पेशगी ही दे दिया गया था। कब? कितने रोज पहले? तुम बहुत ही ज्यादा पूछताछ कर रहे हो। मेरी नौकरी ही ऐसी है। वापस दफ्तर जाने पर जब अपने अफसर को बताऊंगा कि संजय वर्मा को नहीं ढूंढ सका तो वह मुझसे यही सब सवाल करेगा। फिर लिखित में भी रिपोर्ट देनी होगी। मेरी मजबूरी है,
वरना मैंने आपको परेशान नहीं करना था। अच्छा, इस दौरान उसका कोई खत तो नहीं आया था? एक खत आया था 2 रोज पहले। वो आपके ही पास है? नहीं, मैंने डाकिया को बताया कि वह यहाँ नहीं रहता। उस पर नॉट हियर लिखकर उसे वापस दे दिया। आपको पूरा यकीन है कि संजय यहाँ कभी नहीं आया? मैं हर वक्त यहाँ पहरा तो देती नहीं, अगर आया भी था तो मैंने नहीं देखा। आपको याद नहीं कि उसका वह भाई देखने में कैसा लगता था? नहीं, स्पष्ट था कि इससे ज्यादा जानकारी उस औरत के पास नहीं थी। संजय उसे धन्यवाद देकर गली के बाहर खड़ी प्रतीक्षारत टैक्सी में जा बैठा। उसके आदेश पर ड्राइवर वापस बैंक की ओर ड्राइव करने लगा। जब तक वह वापस पहुंचा 2:30 बज गया था। बैंक पब्लिक डीलिंग के लिए बंद किया जा चुका था। थोड़ी देर इसी इलाके की सैर कराओ, संजय ने ड्राइवर से कहा और जेब से फोटो निकालकर उसकी पिछली तरफ निगाह डाली। उस पर क्लिक फोटो स्टूडियो की स्टाम्प लगी थी और नीचे पता लिखा हुआ था। अचानक संजय को सब याद आ गया। 6 हफ्ते पहले बैंक से लोन लेने के बाद जब वह इस ट्रिप पर जाने की तैयारी कर रहा था, तब एक बड़ी प्रकाशन संस्था के पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर ने उससे फोन करके बताया था कि वे लोग सत्य घटनाओं पर आधारित अपराध कथाओं का एक विशेषांक निकालने की योजना बना रहे थे। इसके लिए उसकी भी एक पूर्व प्रकाशित कहानी चुनी गई थी, जिसे वे उस विशेषांक में शामिल करना चाहते थे। उसके द्वारा सहमति दिए जाने के बाद उस आदमी ने कहा था कि कहानी के साथ उसकी फोटो भी छापी जाएगी, इसलिए वह क्लिक फोटो स्टूडियो जाकर उसी रोज फोटो खिंचवाए। उसके द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद कि वह उसी रोज फोटो खिंचवाएगा, उस आदमी ने धन्यवाद देकर फोन डिस्कनेक्ट कर दिया था। उसने ड्राइवर को स्टूडियो का पता बताकर वहीं चलने के लिए कह दिया। मुश्किल से 10 मिनट बाद टैक्सी उस इमारत के सम्मुख जा रुकी, जिसकी 2nd फ्लोर पर स्टूडियो था। संजय भाड़ा चुकाकर नीचे उतरा और इमारत में दाखिल हो गया। वह सीढ़ियां चढ़कर स्टूडियो में पहुंचा। वहां मौजूद ऐनक वाली एक युवती ने मुस्कुराते हुए व्यावसायिक स्वर में पूछा, आप फोटो खिंचवाना चाहते हैं? वो तो मैं 6 हफ्ते पहले ही खिंचवा गया था। अब मैं प्रूफ के बारे में जानने आया हूँ। योर गुड नेम प्लीज? संजय वर्मा। वह अपना रिकॉर्ड देखने लगी। आपने अलग अलग पोज में 4 फोटोएं खिंचवाई थी। चंद सेकंड पश्चात वह बोली, और कॉन्टैक्ट प्रिंट में प्रूफ आप ले गए थे और हर एक पोज का एक एक प्रिंट ऑर्डर दे गए थे। मैं पूरी पेमेंट भी कर गया था। जी हाँ, वह पुनः रजिस्टर पर निगाहें दौड़ाती हुई बोली। डिलीवरी लेते समय बकाया पेमेंट भी कर दी गई थी। फोटोओं को डिलीवरी लेने कोई आया था या आपने डिलीवर कराए थे? सॉरी, ऐसा कोई रिकॉर्ड हम नहीं रखते। थैंक्स अलॉट मैडम। क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? श्योर। संजय ने डायरेक्टरी में नंबर देखने के बाद उसी प्रकाशन संस्था को फोन किया जिसने 6 हफ्ते पहले उसे फोन किया था। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर से संबंध स्थापित होने के बाद उसे अपना परिचय देकर पूछा कि क्या उसकी संस्था अपराध कथा विशेषांक प्रकाशित कर रही थी, और यह भी कि क्या उसके विभाग के किसी आदमी ने उसे फोटो खिंचवाने के लिए फोन किया था। दोनों ही सवालों के जवाब में नहीं सुनकर उसकी आंखें सिकुड़ गई और उसने संबंध विच्छेद कर दिया। क्या चक्कर है मिस्टर? युवती ने उसे घूरते हुए पूछा। किस फेर में हो? क्या मतलब? उसकी तरफ देखते ही संजय को मतलब भी समझ आ गया। युवती के हाथ में उसी के फोटो का एक नेगेटिव था। उसमें सिर के बाल लंबे और होठों पर मूंछें साफ नजर आ रही थी। मतलब यह है कि तुम संजय वर्मा नहीं हो? वह संदिग्ध स्वर में बोली। मान लिया कि नहीं हूं तो भी क्या फर्क पड़ता है? यह तुम्हें मैं नहीं, पुलिस बतलाएगी। संजय को ताव आ गया, लेकिन प्रकट में शांत बना रहा। इस मामूली लड़की की वजह से आखिरी दिन पकड़ा जाकर अपनी जीत को हार में बदलना वह नहीं चाहता था। वह टेलीफोन की ओर हाथ बढ़ा रही थी। सुनो, संजय ने कहा, तुमने कभी सोचा है कि अगर बढ़िया फ्रेम वाली ऐनक लगाओ तो ज्यादा खूबसूरत नजर आओगी? उसने हाथ वापस खींच लिया। बढ़िया फ्रेम कम से कम 250-300 रुपए का आता है, वह बोली। जानते हो? नहीं। संजय 100 रुपए के 2 नोट उसके सामने रखता हुआ बोला। लेकिन ट्राई करोगी तो 200 में भी मिल जाएगी, ठीक है ना? लड़की ने नोट उठा लिए। हाँ, सिर्फ इसलिए कि देखने में तुम गलत आदमी नजर नहीं आते। संजय जल्दी से बाहर निकल गया। सीढ़ियों द्वारा नीचे पहुंचकर वह तेजी से सड़क पर चल दिया और तब तक चलता रहा जब तक कि एक बार में नहीं पहुंच गया। काउंटर से ड्रिंक लेकर
एक केबिन में जा बैठा और इस अजीब सिलसिले के बारे में सोचने लगा। बैंक द्वारा उसको भेजा गया लेटर, उसके अकाउंट में वेतन का चेक जमा कराने का ब्यौरा, चेक जरूर जमा कराया गया होगा। फिर निजामाबाद बैंक में एक डेस्क पर उसकी अपनी वो फोटो जो कि प्रकाशन संस्था के नाम से उसे बड़ी सफाई से बेवकूफ बनाकर खिंचवाई गई थी। उसके नाम को स्लम एरिया के एक मकान में किराए पर कमरा लेने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। तनेजा द्वारा सफाई से यह जानने की कोशिश की गई कि पिछले 29 दिनों में उसने क्या क्या किया। तनेजा के चमचे गुप्ता ने उसे सिर्फ एक ही बार देखा था, फिर भी उसका पुराना हुलिया उसे जुबानी याद था। ये तमाम बातें किसी ऐसे षड्यंत्र का संकेत देने के लिए पर्याप्त थी जिसमें खुद उसे फंसाया जा रहा था, लेकिन वह नहीं जानता था कि वो षड्यंत्र था क्या। दूसरे ड्रिंक का ऑर्डर देते समय उसने नोट किया कि बार में रश बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे ड्रिंक की चुस्कियां लेता वह सोचने की कोशिश कर रहा था कि षड्यंत्र क्या हो सकता है। सहसा उसके दिमाग में एक विचार बिजली की भांति कौंध गया। किसी भी बैंक में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज पैसे का लेन देन है। फिर एक और नया विचार उसके जहन में उभरा। अगर निजामाबाद बैंक जैसे किसी बड़े बैंक में कोई नया कर्मचारी रखा गया था तो उसके बारे में अपने तौर पर कहीं पूछताछ भी जरूर की होगी। संजय फौरन उठा और कोने में मौजूद पब्लिक टेलीफोन बूथ में जा घुसा। उसने उस इन्वेस्टमेंट कंपनी को फोन किया जहां वह बीएसएफ में जाने से पहले बतौर अकाउंटेंट नौकरी करता था। 5 बजने वाले थे और छुट्टी का समय हो रहा था। भाग्यवश वह कंपनी में अपने इकलौते दोस्त विनय जेटली से संबंध स्थापित करने में कामयाब हो गया। विनय, वह बोला, संजय वर्मा बोल रहा हूँ। ओह, तो तुम जिंदा हो? लेखक की दुम दूसरी ओर से उत्साहित स्वर में कहा गया। हाँ, क्या कर रहे हो? वही जो बार में किया करते हैं। तुम कभी नहीं सुधरोगे। सुनो विनय, मुझे एक इंफॉर्मेशन चाहिए अभी। क्यों? तुम्हें डर है कि देर हो जाने पर तुम्हारी साथ वाली छोकरी नाराज होकर चली जाएगी? विनय, मैं जानना चाहता हूँ। संजय उसकी बातों को नजरअंदाज करता हुआ बोला। क्या बॉस के पास ऐसे लेटर्स आए हैं जिनमें मेरे बारे में पूछा गया है? मेरा मतलब है रेफरेंस लेटर। तुम्हारे सिर से फ्रीलांसिंग का भूत उतर गया? क्या तुम फिर से नौकरी करना चाह रहे हो? लेखक की दुम, मेरे सवाल का जवाब दो। भले आदमी चीख क्यों रहे हो? ज्यादा चढ़ गई है क्या? सॉरी, विनय, लेटर्स के बारे में बताओ। मैं नहीं जानता संजय, कल पता करके बता सकता हूँ। कल नहीं, मैं अभी जानना चाहता हूँ। लेकिन मैं इस वक्त बॉस के कमरे में जाकर उसकी पर्सनल फाइलें चेक नहीं कर सकता। तुम्हें करना होगा। ठीक है, संक्षिप्त मौन के पश्चात कहा गया। होल्ड करो। संजय रिसीवर कान से लगाए इंतजार करने लगा। जल्दी ही पुनः विनय का स्वर सुनाई दिया। तो तुम अब इस बैंक में काम कर रहे हो? संजय चौंका। क्या मतलब? बॉस की फाइल में एक लेटर है जिसमें निजामाबाद बैंक के असिस्टेंट मैनेजर जगमोहन तनेजा द्वारा पूछा गया है कि क्या तुम ईमानदार और कार्यकुशल हो। बॉस ने तुम्हारी काफी तारीफ करते हुए उसको जवाब दे दिया था। विनय, मुझ पर एक एहसान और करो दोस्त, उन खतों को फाइल से निकाल लो। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी नौकरी चली जाएगी। तुम्हें दोस्ती की कसम है विनय, तुम क्यों उन लेटर्स को निकलवाना चाहते हो? पता नहीं, अजीब आदमी हो, मेरी गर्दन फंसवा रहे हो और यह तक नहीं जानते कि क्यों, कितने पैक पी चुके हो। तुम्हें उन लेटर्स को निकालना ही होगा दोस्त, संजय याचनापूर्ण स्वर में बोला, क्योंकि कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। किस चक्कर में? यह अभी मैं नहीं जानता। सुनो, तुम इस वक्त नशे में बहक रहे हो। नहीं विनय, मैं बड़ी भारी मुसीबत में हूँ। कोई बड़ी पूरी कोशिशों के साथ यह जाहिर करना चाहता है कि पिछला 1 महीना मैंने यहीं शहर में गुजारा है, जबकि यह सरासर गलत और बेबुनियाद है। मेरे लिए उसकी यह कोशिश नाकामयाब करना बेहद जरूरी है, इसलिए तुमसे उन लेटर्स को गायब करा रहा हूँ। तुम मेरे दोस्त हो संजय, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन अगर मेरी पत्नी को पता चल गया तो? तुम वाकई सच्चे दोस्त हो विनय, संजय ने कहा। तुम्हारे एहसान को मैं हमेशा याद रखूंगा। और इससे पहले कि विनय अपना इरादा बदल सकता, संबंध विच्छेद कर दिया। उसके चेहरे पर पसीना बह रहा था। पसीना पोंछकर उसने पुनः रिसीवर उठाया और पुलिस हेडक्वार्टर्स का नंबर डायल करने लगा। फिर रिसीवर को हुक पर पलटकर वह यूं पीछे हटा मानो एकाएक टेलीफोन में बिजली का तेज करंट आ गया था।
लेकिन न तो टेलीफोन में करंट आया था और न ही इसकी वजह वो असलियत थी कि कल से पहले पुलिस के हाथों पकड़कर वह 32,000 की उस रकम से हाथ धो बैठेगा जो कि वीकली रिपोर्ट से उसे मिलने वाली थी। असल वजह थी पुलिस हेडक्वार्टर में मौजूद एसपी दिलीप राय चौधरी। उसने यह सुनते ही संजय वर्मा को पुलिस की मदद की जरूरत थी, सारा मामला अपने हाथ में ले लेना था और फिर उससे खुन्नस निकालने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़नी थी। उसे बड़ी बेसब्री से ऐसे ही किसी मौके का इंतजार तो था। उसके खिलाफ पहले वह किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही नहीं कर पाया था क्योंकि सत्य घटना में निजामाबाद पुलिस विभाग करप्शन पर आर्टिकल लिखना शुरू करने से पहले ही संजय काफी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हासिल कर चुका था। लेकिन अब अगर चौधरी या उनमें से किसी दूसरे पुलिस अफसर को पता लगता कि संजय मुसीबत में था तो उन्होंने फौरन उस पर चढ़ दौड़ना था। दिलीप राय चौधरी बड़ा ही सख्त मिजाज पुलिस ऑफिसर था। संभवतः एक अच्छा अफसर भी वह था, लेकिन सख्त मिजाज और अच्छा अफसर होने के बावजूद एक एसपी के तौर पर जो तनख्वाह उसे मिलती थी उसमें स्विमिंग पूल समेत शानदार कोठी बनवाना नामुमकिन था, चाहे वो कोठी पत्नी के नाम पर ही क्यों न बनवाई गई हो। उसके और कई अन्य अफसरों के रईसी ठाट बाट की वजह से उनके खिलाफ विभागीय इंक्वायरी भी हुई थी और सब्बरवार कमेटी ने उनकी चल अचल संपत्ति के बारे में जानना चाहा था। लेकिन इंक्वायरी और कमेटी की जांच दोनों ही बीच में लटक कर रह गए थे। कमेटी ने अपनी जांच जहां बीच में छोड़ दी, संजय ने वहीं से शुरुआत की थी और अंत में एक ऐसी रोचक और सच्ची कहानी लिखने में कामयाब हो गया था जिसे सत्य घटना जैसी प्रतिष्ठित पत्रिका छापने को सहज तैयार हो गई थी। कहानी छपने के बाद काफी हंगामा मचा, लेकिन दिलीप चौधरी समेत जिन अफसरों का जिक्र उसमें आया था वे अभी तक भी कैसे उसी शान से नौकरी कर रहे थे यह संजय नहीं समझ पाया। अलबत्ता उनकी जड़ें इतनी ज्यादा गहरी थी जिन्हें मैगजीन में तथ्यपूर्ण कहानी द्वारा उखाड़ पाना नामुमकिन था। यह जरूर साबित हो गया। कहानी छपने के बाद सरदार हरनाम सिंह सोडी ने उसे चेतावनी दी थी कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वह पूरी तरह सावधान रहे और मामूली सी भी ऐसी कोई चूक न होने दे जिसमें पुलिस का दबाव हो सकता था। क्योंकि बुरी तरह खार खाए बैठे चौधरी ने फौरन उसे हवालात भिजवाकर उसकी वो गत बनवानी थी कि लेखक बनने का भूत हमेशा के लिए उसके सिर से उतर आएगा। आरंभ में तो संजय ने उसकी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन सोडी का अंजाम देखने के बाद उसे वास्तव में पूर्णतः सतर्क हो जाना पड़ा था। चौधरी और उसके साथी अफसरों को यह पता लगाने में करीब 2 हफ्ते लग गए कि संजय ने ज्यादातर सूचनाएं सोडी के जरिए हासिल की थी और उनका कोप एक नेक इंसान और ईमानदार एवं कर्तव्यपरायण इंस्पेक्टर सरदार हरनाम सिंह सोडी पर टूटा। सोडी से कहा गया कि या तो वह अपनी मर्जी से नौकरी छोड़कर चला जाए, वरना उस पर हर मुमकिन इल्जाम लगाकर उसे बेइज्जत करके बर्खास्त कर दिया जाएगा। सोडी जानता था यह कोरी धमकी नहीं थी और वह अकेला उन सब का मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए मिट्टी पलीत कराने की वजह वह स्वेच्छा से इस्तीफा देकर चला गया और वापस अपने होम टाउन में जाकर प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी खोल ली। इसलिए अब संजय मदद के लिए सोडी को फोन तक भी नहीं कर सकता था, लेकिन वह चुपचाप बैठकर किसी के द्वारा खुद को जाल में पूरी तरह फंसाए जाने का इंतजार भी नहीं कर सकता था। और अब तक जितनी बातें सामने आई थी उनसे लगता था कि उसे फंसाने वाला जगमोहन तनेजा था। संजय ने डायरेक्टरी में देखकर तनेजा का नंबर डायल किया, लेकिन दूसरी ओर बस घंटी ही बजती रही। संजय ने दिनेश राज गुप्ता का नंबर डायरेक्टरी से पता करके डायल किया। हेलो, जवाब में दूसरी ओर से कहा गया। मिस्टर गुप्ता? संजय ने पूछा। यस, संक्षिप्त मौन के पश्चात कहा गया। संजय वर्मा बोल रहा हूँ। उस लेटर के सिलसिले में मैं आज बैंक में आपसे मिला था। मुझे खुशी है कि तुमने फोन कर लिया। क्या तुम अभी मेरे पास आ सकते हो? संजय को चकरा जाना पड़ा। किस लिए? जिस लिए तुम फोन कर रहे हो। आप जानते हैं मैं किस बारे में फोन कर रहा हूँ। तुम उसी लेटर के बारे में जानना चाहते हो, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि मेरी फोटो तनेजा के डेस्क पर क्या कर रही थी। मैं तुम्हें सब बता दूंगा। फौरन यहाँ आ जाओ। स्वीट नंबर 2, 6th फ्लोर, वेस्ट एंड। दूसरी ओर से संबंध विच्छेद कर दिया गया।
टेलीफोन बूथ से निकलकर संजय ने बिल चुकाया और बार से बाहर आ गया। शाम गहरानी शुरू हो गई थी। 10 मिनट इंतजार करने के बाद ही उसे टैक्सी मिल गई। सड़कों पर ट्रैफिक का काफी रश था। लगभग 20 मिनट के बाद संजय वेस्ट एंड के संबुक टैक्सी से उतरा। भाड़ा चुकाकर प्रवेश द्वार से भीतर दाखिल हो गया। लॉबी में इतनी ज्यादा भीड़ थी कि संजय बड़ी मुश्किल से ही लिफ्टों की ओर बढ़ पा रहा था। वेस्ट एंड एक जमाने में शहर का शानदार होटल हुआ करता था, लेकिन मैनेजमेंट की कमियों और शहर में अन्य कई नए और कहीं ज्यादा शानदार होटल बन जाने के कारण वेस्ट एंड की वो शान नहीं रही थी। फलस्वरूप होटल के ऊपरी 2 खंडों के कमरों, स्वीट वगैरह को अपार्टमेंट्स में बदलकर मासिक किराए पर उठा दिया गया था, जबकि शेष निचले खंडों के कमरों को सामान्य होटल रूम्स की भांति ही प्रयोग किया जाता था। लॉबी में भीड़ में मौजूद लगभग सभी आदमियों ने, जिनमें युवकों की तादाद ही ज्यादा थी, अपने सिरों पर कागज की रंग बिरंगी शंखवाकार टोपियां पहनी हुई थी। टोपियों की एक साइड पर वेस्ट एंड छपा था और दूसरी ओर सिल्वर जुबली ईयर। वहां मौजूद भीड़, शोर और कहकहों की वजह भी यही थी। होटल के सिल्वर जुबली ईयर का उत्सव जोर शोर से मनाया जा रहा था। संजय जिस लिफ्ट की ओर बढ़ रहा था, उससे जब करीब 5 फुट की दूरी पर था, उसी लिफ्ट से सफेद लिबास वाली एक सुंदर युवती बाहर निकली। उसका चेहरा भी बिल्कुल सफेद नजर आ रहा था। उसे वहां देखकर संजय को ताज्जुब हुआ। वह अनीता पुरी थी, एजेंट के तौर पर उसकी मदद करने वाली, और वीकली रिपोर्ट के असाइनमेंट के लिए जब उसे पैसे की जरूरत थी, तब दिनेश राज गुप्ता के पास उसे भेजने वाली भी वही थी। धक्का मुक्की करती भीड़ में फंसे संजय ने उसे हाँक लगाई, लेकिन शोर इतना ज्यादा था कि वह सुन नहीं सकी। तभी संजय के पीछे वाले आदमियों ने इतनी जोर से आगे धक्का दिया कि वह लिफ्ट की ओर बढ़ता चला गया। जब वह ठीक लिफ्ट के सामने था, अनीता पलटी और एक टोपी वाले युवक के मुंह पर अपने पर्स से प्रहार किया, जो भीड़ से फायदा उठाकर उससे चिपका जा रहा था। संजय ने दोबारा उसे हाँक लगाई। इस दफा अनीता ने सुन लिया, उसकी दिशा में देखा और उसे पहचान कर चिल्लाई, संजय ठहरो। लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। पीछे से भीड़ का एक और धक्का आया और संजय सीधा लिफ्ट में जा घुसा। पीछे से एक साथ और भी कई आदमी अंदर आ गए थे। उनके बीच फंसे संजय का उस हालत में बाहर निकल पाना नामुमकिन था। लॉबी की भीड़ में बुरी तरह फंसी फंसी अनीता भी निकलने का असफल प्रयास कर रही थी। ऑपरेटर ने जंगला बंद करके पैसेंजरों द्वारा बताए गए खंडों के बटन दबा दिए। लिफ्ट ऊपर जाने लगी। अलग अलग खंडों पर लोग बाहर निकलते रहे। 5वें खंड पर पहुंचने तक संजय अकेला रह गया। सुनो, संजय 20 रुपए का एक नोट निकालकर ऑपरेटर को दिखाता हुआ बोला, तुमने सफेद लिबास वाली उस लड़की को देखा था जिसने लॉबी में एक टोपी वाले के मुंह पर पर्स मारा था? ऑपरेटर ने उसके हाथ से नोट खींच लिया। हाँ, वह कौन से फ्लोर से आई थी? 6 से। मुझे भी वहीं पहुंचा दो। लिफ्ट पुनः ऊपर जाने लगी। 6ठे खंड पर बाहर निकलकर मोटे कारपेट बिछे कॉरिडोर में चलता हुआ संजय गुप्ता के स्वीट के सम्मुख पहुंचा। अंदर तेज आवाज में रेडियो ऑन था, इसलिए संजय ने जोर से दस्तक दी। करीब 2 मिनट इंतजार करने के बाद भी दरवाजा नहीं खोला गया तो संजय ने डोर नॉब घुमाते हुए पल्ले पर दबाव डाला। दरवाजा खुल गया। उसने अंदर प्रवेश किया। स्वीट आशा के विपरीत कहीं ज्यादा बढ़िया था। छत के बीचों बीच लगे बल्ब की पीली रोशनी में कमरे का दृश्य साफ नजर आ रहा था। अचानक संजय बुरी तरह चौंका, फिर तेजी से आगे बढ़ा और फिर थमक कर रुक गया। दिनेश राज गुप्ता पीठ के बल फर्श पर पड़ा था। उसके सिर के आसपास खून फैला हुआ था और माथे के बीचों बीच एक सुराख बना नजर आ रहा था। छत की ओर अपलक ताकती उसकी आंखें उसके मुर्दा होने की सूचना दे रही थी। माथे पर बने सुराख के आसपास बारूद से जलने के निशानों से जाहिर था पॉइंट ब्लैंक फायर किया गया था। इस अप्रत्याशित दृश्य ने संजय को एक पल के लिए बुरी तरह बौखला दिया। फिर वह स्वयं को संयत करके नीचे झुका और उसकी जेबें टटोलने लगा। सहसा पीछे से एक कड़ा स्त्री स्वर उभरा, हैंड्स अप, टर्न अराउंड। संजय के जिस्म को जैसे अचानक लकवा मार गया था, वह उसी तरह झुका रहा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।